Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vidyan Academy. I'm CA Krishna Moda और हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पिछले लेक्चर में हम तीन बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक्स अकाउंटिंग के कवर किए थे, जो क्या थे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप क्योंकि हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किए थे, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है अब कोई भी अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग कन्वेंशन से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम इन्हीं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे, जिससे अगर आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह भी जाता है, आई एम प्रिटी श्योर आज के लेक्चर के बाद इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगेन आई होप you are liking this lecture series on fundamentals of accountancy, and in case you are liking this series, please like, share and subscribe. चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। अक्रूवल कंसेप्ट में हम क्या पढ़े थे? बेसिकली जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस हम जिस फाइनेंशियल ईयर में कमा रहे हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम खर्चा कर रहे हैं, उसको हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएंगे। इस पे क्या था कि देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन व्हेन द कैश इज कलेक्टेड और व्हेन द कैश इज पेड, उसको हम बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। और यहां पे क्या बोल रहा है? अक्रूवल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, जो कि पूरा ऑपोजिट है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या पढ़े थे? एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन में दो साइड होगा जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा इन नेचर। सो डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इट इज ट्रू। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हम यही पढ़े थे। सो ये है ट्रू। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, प्रूडेंस इज अ कंसेप्ट टू रिकॉग्नाइज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस। ये वर्ड प्रूडेंस हम कहां पढ़े थे? ध्यान आ रहा है आपको? अंडर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट? अंडर द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस से हम क्या बोले थे कि हम अकाउंटिंग करते समय वी नीड टू अकाउंट फॉर ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो एंटिसिपेटेड है वो भी, बट गेन्स को हम कब रिकॉर्ड करेंगे या इनकम को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम एक्चुअली उसको अर्न कर लेते हैं। अनरियलाइज्ड इनकम को हम बुक्स में नहीं दिखा सकते। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म which is based on the principle of prudence। पर हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? prudence is a concept to recognize unrealized profits and not losses। ये तो पूरा ही उल्टा हो गया। so this is also false। next, expenses are matched with revenue in accordance with the matching principle। matching principle तो यही कहता है ना, basically सारे एक्सपेंसेस जो हम जिस साल में इंकर कर रहे हैं, इट शुड मैच विद द रेवेन्यू जिसके लिए हम वो एक्सपेंस को इंकर कर रहे हैं, है ना? सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, द गोइंग कंसर्न assumption directs that assets are to be valued at cost price। क्या ये सही है? गोइंग कंसर्न असम्पशन हमें बोलता है एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस के बारे में कहां पढ़े थे? कौन से कंसेप्ट के अंडर? हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंडर। करेक्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में बोले थे कि जितने भी हमारे एसेट्स हम उनको दिखाएंगे एट कॉस्ट प्राइस एंड नॉट एट मार्केट प्राइस, और ये एक लिमिटेशन भी था। बट हम उसको बाद में क्या किए थे? हम उसको गोइंग कंसर्न के साथ भी तो लिंक किए थे ना। गोइंग कंसर्न में हम बोले थे कि एक बिजनेस जो है कंटिन्यू करेगा इनडेफिनेटली, और इसीलिए इसी से हम क्या कर रहे थे? एक्सपेंसेस और एसेट्स में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे थे। कुछ हमारे ऐसे आइटम्स होंगे, ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो हम सालों साल यूज करेंगे, और कुछ हम जो छोटे हमारे एक्सपेंस होंगे जो हम जिस साल में
जो एक्सपेंस को इंकर कर दे रहे हैं उसका बेनिफिट भी उसी साल में मिल जा रहा है, उसको हम राइट ऑफ कर दे रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न भी जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा था। गोइंग कंसर्न भी बोल रहा था आप एसेट्स को अपने कॉस्ट पे ही दिखाओ, बिकॉज बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो वैसे तो ये जो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो लिखा हुआ है यहां पे, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट अजम्पशन होता तो हम एकदम से देखते ही ट्रू बोल देते, बट यहां पे इन्होंने इसको इनडायरेक्टली जो है गोइंग कंसर्न से लिंक किया। गोइंग कंसर्न भी एक्चुअली बच्चों यही बात कहता है कि आप एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाओ और एक्सपेंसेस को आप उसी साल में राइट ऑफ कर दो। गोइंग कंसर्न ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है एसेट्स और एक्सपेंस में, और यहीं पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का भी जो है यहां पे हम प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स को फिर हम जब दिखा तो रहे हैं एक्सपेंस से अलग करके, अब इसको हम कहां दिखा रहे, कौन से प्राइस पे दिखा रहे, बैलेंस शीट में एट हिस्टोरिक एट द कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज ट्रू। फिर business is assumed to run indefinitely. Financial statements are to be prepared only when it goes into liquidation. Business is assumed to be run indefinitely. ये तो हमारे को going concern assumption जो है बोल रहे हैं। फिर ये क्या बोले, financial statements are therefore prepared only when it goes into liquidation। क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि हम बोले हमें तो हर साल जो है दिखाना ही पड़ेगा फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसको हम किस वे से दिखाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरीके से। और ये हमें कौन सा कंसेप्ट बता रहा था कि हमें हर साल दिखाना होगा, ये हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट बता रहा था, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बता रहा था। बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है, आप जो इनडेफिनिट पीरियड है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दो और हर पीरियड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। सो ये जो है financial statements are to be prepared only when it goes into liquidation, this statement is false। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The principle of disclosure requires that all material facts are disclosed in financial statements। ये हम अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंडर पढ़े थे ना, डिस्क्लोजर में जो भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन पे कुछ इंफ्लुएंस लाता है, हम वो सारे इंफॉर्मेशन को जो है कैप्चर करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, accrual assumption requires that an expense is to be recognized when it is paid। बट accrual assumption तो ये कहता है ना, हम सारे एक्सपेंसेस को तभी दिखा देंगे जब हम जिस पीरियड में उनको इंकर करें। वी विल नॉट वेट फॉर कैश टू बी पेड। हो सकता है कैश तो अगले साल भी पे हो, बट अगर हम एक्सपेंस इस साल कुछ इंकर कर रहे हैं बिजनेस के लिए तो हम उसको इसी पीरियड में दिखाएंगे। सो दिस बिकम्स फॉल्स। फिर accounting entity principle requires that private transactions should be kept separate from business transactions। ये अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल बता रही है बात। ये हमें पता तो है सर कि हमारे प्राइवेट ट्रांजैक्शंस और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है अलग अलग रहेंगे, तो क्या ये अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट बता रहे हैं? हाँ, ये अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट ही बता रहे हैं। हम इसको किस नाम से पढ़े थे? हम इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से पढ़े थे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को हम अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, बिकॉज हम ये अकाउंटिंग कंसेप्ट में ही पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो बिजनेस एंटिटी का जो है दूसरा नाम अकाउंटिंग एंटिटी भी है। अकाउंटिंग एंटिटी को आप जो है कंफ्यूज मत होइए अकाउंटिंग पीरियड एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के साथ। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज समथिंग एल्स, whereas accounting entity concept is same as business entity concept। so यहाँ पे जो है accounting entity principle requires that private transaction should be kept separate from business transaction is therefore true। clear है? फिर the consistency principle
reduces any changes in accounting methods. ये क्या करता है? Precludes any changes in accounting methods. Obviously consistency principle तो यही करता है ना, वो हमारे चेंजेस को थोड़ा डिस्करेज करता है. वो बोलता है आप एक ही जो है मेथड, जो प्रिंसिपल है वो ईयर ऑन ईयर अप्लाई करो. वो डिस्करेज कर रहा है कि आप हर साल मेथड चेंज मत करो, क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, कंपेयर फिर नहीं कर पाओगे. ईयर ऑन ईयर आपका जो प्रॉफिट है वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन फिर नहीं हो पा रहा है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न assumption, a business is assumed to continue its operations indefinitely. True. ये तो हम 2 बार पहले भी देख लिए. नेक्स्ट, accounting principles are specific guidelines and rules which must be followed while preparing financial statements. Accounting principles are specific guidelines and rules. ये तो हम accounting principles के definition में भी पढ़े थे ना, accounting concepts and conventions. ये तो principles ही होते हैं and they are guidelines which must be followed while preparing financial statements. So this is true. Clear है? Next, business entity concept says that business and its proprietor are one and the same. Business entity concept तो बल्कि हमें ये नहीं कहता है कि owner and the business are two separate entities, two distinct entities. ये वापस से पूरा ही opposite हो गया. और business entity को आज हम क्या समझे? accounting entity भी बोलते हैं, accounting entity concept. So this is false. Next, according to the principle of prudence, stock is valued at cost or market price, whichever is lower होना चाहिए ना. ये तो हम तो कंजर्वेटिज्म में इसका एग्जांपल लिए थे कि सर हमारे जो इन्वेंट्रीज हमारे पास रहेंगे, जो स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास रहेगा, वो हम दिखाएंगे एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. उसको बोलेंगे, जो बोल रहे थे मार्केट प्राइस है वो whichever is lower. यहां पे ये बोल रहे हैं higher. So this is also false. ठीक है. फिर the system of recording business transactions in their twofold aspects is based on the principle of dual aspects. The system of recording business transactions in their twofold aspects मतलब क्या? Debit and credit is based on the principle of dual aspects. तो हम बात किए थे कल, डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको कौन जस्टिफाई करे? डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. सो दिस इज ट्रू. फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म इज वायलेटेड व्हेन अ प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. कंजर्वेटिज्म में वापस से हम क्या बोल रहे थे कि हम सारे लॉसेस को तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हमें पता चलता है कुछ लॉस है, उसको हम मेजर कर पाते हैं, उसको बुक्स में ले आते हैं as soon as we have some evidence. लेकिन इनकम को हम तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक हमारे पास जो है कंप्लीट प्रूफ नहीं हो, वो हो नहीं गया हो वो इवेंट. जब तक हम रियलाइज नहीं कर लेते इनकम को, हम बुक्स में नहीं दिखा सकते. और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये क्या हो रहा है? ये हम बोल रहे हैं कि हम अपने बुक्स में एक प्रोविजन बना के चलते हैं किस चीज की, कि फ्यूचर में हमें अपने क्रेडिटर से हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए, हमारे लिए कुछ इनकम हो सकता है, हम रिकॉर्ड करें बुक्स में इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स. अभी तक हमें पता नहीं है फॉर श्योर ये मिलेगा. तो अगर हम इसको बुक्स में ला रहे हैं तो हम किसको डिफाई करें? हम कंजर्वेटिज्म वाले अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिफाई करें. और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? इज वायलेटेड व्हेन अ प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. सो दिस इज ट्रू. क्लियर है? चलिए इसके बाद accrual concept is violated if rent due but not paid is ignored while calculating profit for the year. हम क्या पढ़े थे accrual concept में? हम रेंट के एग्जांपल भी लिए थे, है ना, कि अगर
हम लेट्स से अक्टूबर के एग्जांपल लिए थे ना, हम अक्टूबर में कोई प्रीमाइस को रेंट पे ले रहे हैं पहली बार, और हमें लैंडलॉर्ड बोला आप एडवांस में पूरा का पूरा पे कर दो रेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 6 + 6 मंथ जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स प्लस जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो रहेगा उसका भी 6 मंथ्स का हम रेंट पहले एडवांस में दे रहे हैं। तो हम क्या पूरे साल का रेंट को हम एज एन एक्सपेंस दिखा रहे थे बुक्स में? नहीं, क्योंकि हम बोले हमारे लिए तो जो एक्सपेंस रहेगा वो खाली 6 मंथ्स का ही रहेगा। दिस इज एज पर द अक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अक्रूअल कंसेप्ट इज वायलेटेड इफ रेंट ड्यू बट नॉट पेड इज इग्नोर्ड। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम साल का जो रेंट है वो जो हमारे को पे कर देना था इस साल, अगर हम उसको पे नहीं कर रहे तो हम उसको दिखा भी नहीं रहे। पर ऐसा तो नहीं है ना, ये तो गलत हो जा रहा है। अगर वो ड्यू हो जा रहे तो हमें तो बुक्स में तो दिखाना था, चाहे हम पे उसको नेक्स्ट ईयर करें। सो डेफिनेटली अक्रूअल कंसेप्ट इज बीइंग वायलेटेड। सो दिस इज ट्रू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है, केस बेस्ड है, तो मजा भी आएगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी इनको सॉल्व करने से, है ना। चलिए देखते हैं। सो केस 1, द ओनर ऑफ दास एंड सन्स परचेज्ड अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज। द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ दास एंड सन्स। तो दास एंड सन्स क्या है, बिजनेस है। तो जो ओनर है इस बिजनेस का, वो एक कार खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए और पे किया इसको बिजनेस के बैंक अकाउंट से। द अकाउंटेंट डेबिटेड द ड्रॉइंग्स अकाउंट विद द अमाउंट। द ओनर इज ऑफ द व्यू दैट इट शुड बी डेबिटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स। इज द ओनर करेक्ट एंड व्हाई? तो अकाउंटेंट क्या किया, उसको एज अ ड्रॉइंग्स दिखाया, क्योंकि ओनर ने कार खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए, पर पेमेंट किससे किया, बिजनेस से पेमेंट किया। तो अकाउंटेंट क्या किया, इसको ड्राइंग्स दिखाया। और हम क्या बोले थे, अगर कुछ भी ओनर कोई भी रिसोर्स को बिजनेस से निकालता है फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, देन इट इज अ ड्राइंग्स। पर ओनर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आप इसको क्या करो, आप इस कार को एज अ फिक्स्ड एसेट दिखा दो, बिजनेस का ही, बिजनेस का पार्ट दिखा दो इस कार को। तो ये तो गलत है। What do you think? यहाँ पे क्या है, is the owner correct and why? No, the owner is not correct because of कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, the owner is not correct। पर इसमें कंसेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नो। तो आप इसको जब आंसर फॉर्म में लिखोगे, आप पूरी तरीके से स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा कि इन द अबव केस द ओनर ऑफ दास एंड सन्स हैड परचेज्ड अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज। Therefore, the owner's claim to show the motor car as a fixed asset of the business is incorrect. The auditor is correct in his approach of showing the transaction as a drawing. आप इसको पूरी तरीके से लिखिएगा। मैंने खाली यहाँ पे जो है मेन जो चीज है वो मैं आपको मेन आंसर का पार्ट लिख दिया हूं, बट आप इसको अपने जब एग्जाम में लिखोगे इसको आप पूरी तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में दीजिएगा, और एल्स यू माइट लूज मे बी हाफ अ मार्क अगर आप इसको कंप्लीट जो है स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर नहीं करते। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। केस नंबर 2, राजेश was suffering huge losses in his business. He decided to employ a finance manager, CA Vani Goyal, for his business. Post Vani's employment, the business made a profit of rupees 10 lakhs. Rajesh approached his auditor to understand if he can show Vani's skills as intangible assets in the balance sheet. What do you think the auditor should suggest? तो इसमें हम क्या बोले, राजेश का कोई बिजनेस था जो काफी लॉसेस में था, उसने फिर एक फाइनेंस मैनेजर हायर किया और
हायर करती फाइनेंस मैनेजर की, क्या हुआ, बिजनेस प्रॉफिट में आ गया, 10 लाख का प्रॉफिट पोस्ट कर दिया। अब राजेश को लग रहा है कि क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है वानी गोयल, शी इज वेरी स्किल्ड, तो क्यों ना हम इसकी स्किल को एज एन इनटैंजिबल एसेट अपनी बैलेंस शीट में दिखाए। अच्छा, वापस से जल्दी से, इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते थे? इनटैंजिबल एसेट्स वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस ओन करता है बट विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड, और ये क्या होते हैं? इट विल गिव फ्यूचर मॉनेटरी बेनिफिट टू द बिजनेस। अगर ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्वालिफाई हो रहे तभी हम उसको एसेट कहला पाएंगे ना। इनटैंजिबल एसेट ऑल्दो आप टच फील नहीं कर सकते, पर आपको एसेट का डेफिनेशन पहले चेक करना पड़ेगा कि जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स, ओन्ड बाय द बिजनेस, इट शुड गिव फ्यूचर बेनिफिट टू द बिजनेस। अगर ये 3 चीज जो है क्वालिफाई हो रहा है, उसके बाद ही हम देखेंगे अब ये एसेट तो है, वेदर इट इज टैंजिबल और इनटैंजिबल। इस केस में क्या हो रहा है, वानी गोयल का जो स्किल है इसको राजेश जो ओनर है वो बोला आप इनटैंजिबल एसेट के तौर पे दिखा दो। सो डेफिनेटली इट इज इनटैंजिबल, बट वेदर इट इज एन एसेट और नॉट, पहले तो हमें ये देखना है क्या हम वानी के जो स्किल्स को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स। वो तो हम नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये तो वापस से रिलेटिव चीज हो गया। हम उसके क्वालिटी का, स्किल्स इज काइंड ऑफ अ क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉय, इसका हम क्या वैल्यू लगाए, दिस इज कंप्लीटली रिलेटिव। ये तो पॉसिबल नहीं है अपने को मॉनेटरी टर्म्स में कैप्चर करना। सो इन दिस केस ऑडिटर क्या सजेस्ट करेगा राजेश को? ऑडिटर तो यही बोलेगा ना, नो यू कैन नॉट शो वानी गोयल्स स्किल्स एज एन इनटैंजिबल एसेट्स इन द बैलेंस शीट। कौन से कंसेप्ट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि हम इसको नहीं दिखा सकते अपने बुक्स में? कौन सा कंसेप्ट है ये? मॉनेटरी वैल्यू कंसेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हो गया। क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ही हमें बोलता है ना, जो चीज हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हम उसे बुक्स में नहीं दिखाएंगे। फॉर अस टू बी एबल टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स, इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो वापस से आप इसको जो है कंप्लीट लैंग्वेज फॉर्म में दिखाइएगा। मैं यहां पे बस लिख दे रहा हूं, दिस इज बिकॉज ऑफ money measurement concept. And the auditor will suggest you cannot show Vani skills as intangible assets. फिर जो है आप समझा देना मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता क्या। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस। द एसेट्स ऑफ रियल कंपनी वर अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इट पास्ड एन एक्विजिशन ऑर्डर ऑन 1st April 2000. द कंपनी रिसीव्ड अ कंपनसेशन ऑफ 1 crore. The company did not have any other business as on the date of acquisition and has also not ventured into any other business after acquisition of assets. The company placed the amount so received in a fixed deposit with a bank, which is lying deposited with the bank as on date also. It has filed a case in the court seeking higher compensation. Is the company a going concern? तो क्या हो रहा है इसमें? बेसिकली रियल कंपनी नाम का कोई कंपनी होगा, उसके कुछ एसेट्स गवर्नमेंट ने पहले तो ऑर्डर पास किया कि हम ये एसेट्स को ले रहे हैं, और गवर्नमेंट ने उसकी जगह उनको कुछ पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने कि हम ये एसेट्स आपसे ले रहे हैं और इसके बदले आप ये रख लो। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के पास और कोई बिजनेस नहीं था, उसके अलावा जो बिजनेस वो कर रही थी उसके अलावा और कोई बिजनेस में भी ये कंपनी नहीं थी, ना कि कोई और बिजनेस इन्होंने शुरू किया उसके बाद। और इनको जो पैसे मिले गवर्नमेंट से, इन्होंने क्या किया, उसको एक एफडी करा के छोड़ दिया बैंक में कि हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कंपनी ने कोई केस भी नहीं किया गवर्नमेंट पे, कंपनी ने ये चैलेंज भी नहीं किया कि इसका जो वैल्यू है इसमें हमें जो है ज्यादा मिलनी चाहिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कंपनी को क्या हम अभी तक गोइंग कंसर्न दिखा सकते हैं? गोइंग कंसर्न क्या कहते हैं?
कि बिजनेस विल कंटिन्यू इनडेफिनिटली। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एसेट जो है काफी क्रिटिकल एसेट्स होंगे, तभी हम ये सब बोले कि कंपनी कंटिन्यू कर रही है बिजनेस जो है, और कोई बिजनेस में वेंचर भी नहीं कर रही और एफडी करा दी पूरे का पूरा अमाउंट, तो उन्होंने उस एसेट को जो है रिप्लेस भी नहीं किया। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसका मतलब तो बिजनेस एक तरीके से बंद हो गया ना तो वो बोल रही है कि हमें तो और पैसे मिलने चाहिए थी, जो गवर्नमेंट हमें दिया, दैट कॉम्पेंसेशन इज नॉट इनफ फॉर अस, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि उनको एसेट्स जो है अब खरीदने पड़ेंगे मार्केट से और हमें जो है सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है गवर्नमेंट से। तो कंपनी ने इसको चैलेंज भी नहीं किया, ना कि बिजनेस और कोई ऐसा शुरू किया और उस अमाउंट को उठा के एफडी करा दिया। हमारे अगर क्रूशियल एसेट्स ही चले गए बिजनेस के और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, तब तो बिजनेस ही खत्म हो गया एक तरीके से। सो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द गोइंग कंसर्न डेफिनेटली। इसका मतलब बिजनेस तो अब इनडेफिनिट नहीं रहा ना, बिजनेस तो हो सकता है यही खत्म हो गया। सो कंपनी इज नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न। इसमें अगेन आप पूरा एक्सप्लेन कर देना व्हाट डज द गोइंग कंसर्न अजम्पशन से। गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यूज इनडेफिनिटली until and unless it is brought to an end by the owner of the business. So assumption तो यही रहता है कि अगर कोई बिजनेस शुरू करता है it will go on indefinitely, but इस केस में we have evidence कि the business might come to an end. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। Production at a factory had to stop for a week due to a labor strike. The owner estimated the loss of production and the likely loss of profit arising out of the situation. He directed the accountant to record the loss in the books of account. Is the owner correct in recording the likely loss? Give reasons. तो कोई लेबर स्ट्राइक हुआ जिस कारण से हमारा प्रोडक्शन रुक गया और ओनर क्या किया, वो बोला कि ये जो लेबर स्ट्राइक चल रही है इस कारण से मुझे तो लॉस लगने वाला। उसने क्या किया, कुछ तरीके से एस्टिमेट कर लिया कि मुझे ना इस लेबर स्ट्राइक के चलते इतना बड़ा लॉस लग रहा है, और वो बोले अपने अकाउंटेंट को आप इस लॉस को आप दिखा दो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या ये सही है? ये तो गलत है ना। यहाँ पे क्या आप मेजर कर सकते हो कितने का लॉस लग रहा है बिकॉज ऑफ द लेबर स्ट्राइक? उसने तो एक एस्टिमेट दे दिया कि आपके इतना लॉस लग रहा है, बट डू वी हैव एनी एविडेंस टू सपोर्ट दैट एस्टिमेट? वी डोंट नो अबाउट इट, कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये तो आपको नहीं पता ना कितना बड़ा लॉस लग रहा है। हो सकता है आपका सेल्स होता, अगर लेबर स्ट्राइक नहीं भी होता, हो सकता है आपका सेल्स होता है, हो सकता है आपका कस्टमर्स आपके जो है नहीं भी आते आपके पास। सो इस लॉस को तो मेजर नहीं कर सकते ना, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो कौन सा यहाँ पे अजम्पशन, जो कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट इंपैक्ट हो रहा है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिकॉज वी कैन नॉट क्वांटिफाई दिस लॉस। क्लियर है? आई थिंक ओनर क्या किया होगा, वो कॉन्जर्वेटिज्म वाले जो अकाउंटिंग कंसेप्ट को काफी सीरियसली ले लिया होगा, दैट वी शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस। बट यहाँ पे तो लॉस जो है उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे। सो एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, owner is not correct. As per money measurement concept. ठीक है, आप रीजन दे दोगे खुद से, मैंने आपको समझा दिया, अब आप उसको अपने लैंग्वेज में पूरी तरीके से फ्रेम कर दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। केस नंबर 5, रवि स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ही केम अक्रॉस अ रील ऑन गोइंग कंसर्न ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, सिंस रवि डिड नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन अकाउंटेंसी, he was under the impression that he is not required to prepare any financial statement since the business will continue indefinitely. Is Ravi correct in not preparing financial statement? तो उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करी होगी और उसका कोई भी अकाउंटेंसी में बैकग्राउंड नहीं है। अब हम रील्स तो दिन भर देखते ही रहते हैं, उससे हम काफी कुछ सीखते भी है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान काफी डेंजरस है। तो वो एक गोइंग कंसर्न पे कोई एक रील देख लिया होगा कि गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस तो इनडेफिनेटली चलेगा, और उससे लगा कि बिजनेस अगर इनडेफिनेटली चलेगा तो मैं तो जो है जब बिजनेस बंद करूंगा तब मैं निकालूंगा प्रॉफिट लॉस में कितना कमाया बिजनेस से। पर ये तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि वो कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट को वायलेट कर रहे हैं?
वो वायलेट कर रहा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है अगर चाहे पीरियड इंडेफिनिट है पर उसको हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा छोटे छोटे पीरियड्स पे, और फिर हर साल में हमें निकालना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। सो Ravi is required to prepare financial statements for the year as per accounting period concept। क्लियर है बच्चों? गोइंग कंसर्न तो ठीक है, पर अकाउंटिंग पीरियड के कंसेप्ट से आपको हर साल बनाना भी तो पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। चलिए नेक्स्ट, केस नंबर 6। मनीष परचेज 2 acres of land to build a factory and paid 50 lakh towards its cost। 50 लाख में उसने कोई लैंड खरीद लिया फैक्ट्री बनाने के लिए। At the end of the financial year, the value of the land came down to 30 lakhs. Manish recorded the land at 30 lakh and booked a loss of 20 lakh. Is he correct in treating the fall in value as a loss? क्या ये सही है? 50 लाख था, 30 लाख पे उसने अब क्या करे, मार्केट वैल्यू जो है लैंड का गिर गया है और वो 20 लाख को एज लॉस दिखा रहे। इज इट करेक्ट? सो दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? क्योंकि हम पढ़े एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हम ये तो पढ़े अगर हमारा जो इन्वेंट्री है या जो स्टॉक इन ट्रेड है, जिसका मतलब क्या होता है, जो गुड्स हम खरीदते हैं फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन बिजनेस और सेलिंग इट अगेन, मतलब या तो हम प्रोडक्शन के लिए कुछ सामान खरीदते हैं या तो हम कोई गुड्स खरीदते हैं जिसको हम एज अ ट्रेडर वापस से सेल कर देते हैं। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारे को कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी नीड टू रिकॉर्ड इट at cost price or market price, whichever is lower. But this will only apply to inventory. This won't apply to other fixed assets. हमारे लिए इन्वेंट्री के करंट एसेट है, बट फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जो एसेट्स हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उस केस में क्या है, हमें उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाना पड़ेगा, जो प्राइस हम पे किए उसी पे दिखाना पड़ेगा। सो हम इसको लॉस नहीं दिखा सकते, हमें एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट Manish should record the land at cost price and not show 20 lakhs as loss। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से फ्रेम कर लोगे आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 10 televisions for his shop with Khalsa Electronics and paid an advance amount of 2 lakhs. Khalsa Electronics recorded this in their books as sales. Are they correct in recording this as sales? ऐसा कुछ रिलेटेड एग्जांपल हम कल भी लिए थे ना, कि अगर हम कुछ एक ऑर्डर हमें मिलती है किसी से, कोई कस्टमर से, पर अभी क्या है कि कस्टमर हमें एडवांस तो दिया है, हम उनको गुड्स भेजे नहीं है, तो क्या हम ये एडवांस मनी को एज सेल्स दिखा सकते हैं? हम बोले थे नहीं। वाई? बिकॉज अभी तक सेल्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है। सेल्स तो तभी कंप्लीट होगा जब हम गुड्स की ओनरशिप जो है ट्रांसफर कर दे रहे हैं कस्टमर को। यहाँ पे तो एक एडवांस मिल रहा है हमें, तो ये एडवांस हमारे लिए क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी फॉर अस, क्योंकि हमें पहले से ही पैसे जो है मिल गए हैं अगेंस्ट समथिंग विच वी हैव नॉट डन येट। हम अभी तक सेल्स किए नहीं है, अभी तो सिर्फ ऑर्डर मिला है हमें। सो वी विल हैव टू शो दिस। कितना था? कोई अमाउंट दिया हुआ नहीं? हाँ दिया हुआ है 2 lakhs। सो ये 2 लाख को हमें अपने बैलेंस शीट पे एज ए लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स, ऐसे करके हम दिखाएंगे। बट दिस इज नॉट सेल्स। सेल्स तब तक नहीं हो जाएगा जब तक खालसा इलेक्ट्रॉनिक्स इनको टीवी भेज नहीं देती है। क्लियर है? सो दे आर नॉट करेक्ट।
बिकॉज ऑफ कौन सा कंसेप्ट? ये था रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। हमें रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट ही सेल्स के बारे में गाइडलाइंस जो है दे रही थी कि आप रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करो जब हम उसको एक्चुअल में अर्न करते हैं, है ना। सो ये रेवेन्यू रिकग्निशन जो है प्रिंसिपल, इसके कारण हम बुक्स में नहीं दिखा सकते इसको एज सेल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, केस नंबर 8। Ambani Limited had been incurring huge losses in their business. The accountant of Ambani Limited realized that depreciation was a huge expense for the company. This year, he decided to change the method of computing depreciation. As a result of this, the company's expenses reduced by rupees 5 lakhs. What is the accountant's responsibility at the time of preparing financial statement with respect to the change in the depreciation method? ये सेम एग्जांपल हम कल भी लिए थे कि इन केस अगर कुछ एक मेजर चेंज होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन का मेथड अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें इसको बुक्स में दिखाना होगा। इस इंफॉर्मेशन को हमें जो है यूजर्स को बताना पड़ेगा। और ये हम कौन से कन्वेंशन में पढ़े थे? डिस्क्लोजर के अंदर, कि कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो यूजर्स को जो है हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग, then we are bound to show that information as part of the financial statement. So this is as per disclosure convention. So as per disclosure convention, the accountants, it is the accountant's responsibility to report this information as part of the financial statement. ठीक है? Next, case number 9. The accountant of XYZ Limited wants to record its company's good industrial relations in the accounts. Advise him on the same. अभी good industrial relations हमें ये समझना होगा कि क्या ये एसेट है। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को क्या आप देख सकते हो, क्या फील कर सकते हो? नहीं। सो दिस इज इनटैंजिबल। बट अगेन हम क्या बोले, हम इनटैंजिबल खाली क्या है, एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और एसेट का वापस से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फुलफिल होना चाहिए। एक, इट शुड बी एन इकोनॉमिक रिसोर्स which should be owned by the business and which should provide future benefits to the business. क्या ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहे हैं? इज इट एन एसेट? तो सबसे पहले तो इज इट एन इकोनॉमिक रिसोर्स, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो सर इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं लग रहे। वाई? बिकॉज क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? डू वी नो इसका क्या वैल्यूएशन होगा? हमें तो नहीं पता। तो हम इसको कुछ भी आर्बिट्री एक वैल्यू तो बैठा नहीं सकते ना। हम सिर्फ उन चीजों को बुक्स में दिखाएंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम क्वांटिफाई कर सके। यहां पे इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सो द अकाउंटेंट cannot show this in his books because of money measurement, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के कारण है ना। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केस नंबर 10. The finance manager of R Limited observed that the long-term success of the company is difficult due to market competition. Should the company disclose this as a threat to the going concern assumption of the business? तो फाइनेंस मैनेजर कोई कंपनी का क्या ऑब्जर्व किया है कि लॉन्ग टर्म में ना कंपनी के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब द कंपनी सक्सेस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ वेरियस कॉम्पिटिशन। उसको क्या लग रहा है कि उसे गोइंग कंसर्न में रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, ही इज अफ्रेड कि बिजनेस का जो सर्वाइवल है वो उसको एक थ्रेट आ गया एंड ही फील्स वी शुड रिपोर्ट दिस एज पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। पर इज दिस करेक्ट? हम यहां पे बोल रहे हैं कि द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द बिजनेस वो ऑब्जर्व ही किया है,
कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, पर यहाँ पे कोई एविडेंस तो नहीं है ना इस बात का। इससे ये तो नहीं हो रहा है कि अब ये फाइनेंस मैनेजर जो है रिपोर्ट कर दिया, तो क्या कर रहा है ओनर, बोल रहे चलो आपने इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन लाया हमारे पास, हम बिजनेस को कल ही खत्म कर देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम बिजनेस को तो खत्म नहीं कर रहे ना इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। सो द बिजनेस इज स्टिल गोइंग टू कैरी ऑन, मे बी द ओनर माइट कम अप विद वेरियस वेज हाउ टू कॉम्बैट सच कॉम्पिटिशन। क्लियर है? सो बेसिकली यहां पे हम बोलेंगे दे शुड नॉट डिस्क्लोज this as a threat because there is no evidence that the business will be closed based on such information. क्लियर है? अब आप इसको फ्रेम वापस से अपने लैंग्वेज में कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। केस नंबर 11, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। शुड द कंपनी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, मे बी आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको एक बार यहां से रब कर देता हूं। शुड द कंपनी रिपोर्ट दिस इन्वेस्टमेंट इन इट्स बैलेंस शीट। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कोई लेट्स से कंपनी है, उसके तो काफी सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब कोई एक शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, वो दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं, एक तो इसके भी शेयर्स ले रखे हैं और कोई एक दूसरे कंपनी के भी शेयर्स ले रखे हैं। तो क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, शुड द कंपनी रिपोर्ट जो दूसरी कंपनी में वो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, ये क्या जो पहली कंपनी थी उसके इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जा रहे? नहीं, ये तो नहीं है। Although shareholders are considered to be owners of the company, but as per business entity concept, याद आ रहा है, relate कर पा रहे हो? As per business entity concept, the shareholder and the company are two separate entities, and hence the owner's personal savings or investment will not be considered to be the company's investments. Clear है? So this is because of business entity concept. चलिए जल्दी से नेक्स्ट केस, केस नंबर 12, राजू एंड सन्स पेड ₹10,000 as rent for a year. They promised the landlord to pay the remaining rent of ₹2,000 along with the next year's rent. How much rent expense should be recorded in the current year? तो 12,000 का टोटल रेंट था, जिसमें से राजू एंड सन्स ने 10,000 का पे कर दिया इस साल, और उसने रिक्वेस्ट किया लैंडलॉर्ड को कि 2,000 जो बचता है हम वो नेक्स्ट ईयर 12,000 प्लस 2,000 14,000 आपको पे कर देंगे। तो इस साल हमें बुक्स में कितना दिखाना होगा? इस साल तो हमें पूरा का पूरा रेंट जो है जितना ड्यू था, कितना ड्यू था 12,000, वो दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट है। अक्रूवल कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि जो एक्सपेंस हम जब इनकर करेंगे हमें उसी समय दिखाना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट दैट एक्सपेंस इज एक्चुअली पेड। सो दिस इज, हमें कितना दिखाना है? ₹12,000। और कौन सा कंसेप्ट है? अक्रूवल। आई होप आपको जो है इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं ये क्वेश्चंस, और आप पूरी तरीके से रिलेट कर पा रहे हो जो हम कल पढ़े थे टॉपिक, है ना? नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा, अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको फिर उस पे आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 13। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज्ड पेंसिल्स ऑफ ₹500. Pencils worth ₹100 was still in use at the end of the year. How should this be shown in the financial statement? कंपनी ने ₹500 का कोई स्टेशनरी पेंसिल्स खरीदा, अब साल के अंत में 500 में से 100 बच जा रहे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है इसको कंपनी दिखाएगी कैसे बुक्स में। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमें क्या इसको बैलेंस शीट में एज एसेट्स दिखाना चाहिए या नहीं। एसेट का क्या डेफिनेशन था? इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि ओन होने चाहिए बिजनेस द्वारा, एंड इट शुड प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। ये क्या इकोनॉमिक रिसोर्स है? हाँ, क्योंकि इसका जो है वैल्यू पता है हमें 500,
क्या ये दिस इज ओन बिकॉज कंपनी ने परचेज किया एंड क्या ये फ्यूचर बेनिफिट देगा कंपनी को? हाँ, नेक्स्ट ईयर में भी, नेक्स्ट ईयर जो 100 रुपया बच रहा है वो नेक्स्ट ईयर कंज्यूम हो जाएगा। ये तीनों चीज तो क्वालिफाई कर रहे हैं एसेट का डेफिनेशन में, तो ये फॉल कर रहे हैं। बट कल हम क्या पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी हमें क्या बोलता है कि आप हर कुछ चीज को जो है एज एसेट मत दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ तो आपको थ्रेशोल्ड रखना पड़ेगा कि आप इतना वैल्यू के ऊपर की चीजों को ही, रिसोर्सेज को ही आप एसेट्स कंसिडर करो, क्योंकि क्या होगा फिर आपका बैलेंस शीट तो जो है छोटी 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 चीजों से भर जाएगी, है ना। तो ये 100 रुपए का आइटम, वो भी कंपनी जैसे कि क्या वो बहुत ही ज्यादा मटेरियल है? नहीं है। 500 रुपए का तो स्टेशनरी वो ऐसे ही कंज्यूम कर रहा होगा, हर महीने कंज्यूम कर रहा होगा मे बी। तो इसको उसको क्या करना चाहिए, द कंपनी शुड एक्सपेंस इट ऑफ in the profit and loss account. So as per materiality, और क्या होना चाहिए, ₹100 should be written off as expense in P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट केस। A debtor who owes an amount to the company is likely to be declared insolvent. What impact will this have in the books of accounts? तो ये एग्जांपल हम सर बहुत पहले से आप हमें बोलते जा रहे हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हमें बुक्स में बनाना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि कोई डेटर हमें पे नहीं कर पाएगा, जो अमाउंट दैट डेटर ओज टू अस, we will have to show that amount as provision for doubtful debts। और इस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीख रहे थे, ये एक स्पेशल अकाउंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट। इसको हम डेटर्स के साथ दिखाएंगे, लेस करके दिखाएंगे डेटर्स का अमाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जितना भी होगा उससे। और ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ, वापस से, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, अगर कुछ भी लॉसेस आप एंटिसिपेट करो आप उसको दिखाओ। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। आप चाहे उसको कंजर्वेटिज्म बोल लो, चाहे आप उसको प्रूडेंस बोल लो। सो बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस आपको इसको बिजनेस में एज एन एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो आपका जो है प्रॉफिट वो कम हो जाएगा, है ना। इसमें एक तो आपका एक्सपेंस भी आएगा और दूसरा प्रोविजन जो आप बुक्स में ला रहे हो, प्रोविजन इज एक्चुअली शोन इन द लायबिलिटी साइड, इट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट। बट ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं, जनरली है तो ये स्पेशल अकाउंट, इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रा अकाउंट, बट हम इसको लायबिलिटी मानते हैं बिकॉज दिस इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स, सो इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट केस, केस नंबर 15, लास्ट केस। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी has securities as current assets having market value substantially lower than the cost price. The company continues to show them as at cost following the historical cost concept. Do you think the accounting is correct? तो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके पास कुछ जो है सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी जैसे कि क्या, शेयर्स होंगे। इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या है, वो तो इन्वेस्ट करती होगी अलग अलग जो है शेयर्स वगैरह में, अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्ट करती होगी। तो उसके लिए क्या है, ये तो एक तरीके से उसके लिए इन्वेंट्री होगी उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, तो जो कि क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स वो करती है दिन रात, खरीदना बेचना, उसके लिए तो वही धंधा है, उसका तो इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज देयर लाइन ऑफ बिजनेस। सो दे हैव सर्टेन सिक्योरिटीज एज करंट एसेट्स हैविंग मार्केट वैल्यू सब्सटेंशियली लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। सो वो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखा रहा है। तो ये तो फिर क्या हो, वापस से कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में हम क्या पढ़े थे, अगर आपकी जो इन्वेंट्री है उसका प्राइस जो है गिर जाता है, इट इज लोअर देन द मार्केट, लोअर देन द कॉस्ट एट व्हिच यू हैड परचेज बिकॉज ऑफ द मार्केट वैल्यू, तो आप उसको लोअर ऑफ द टू पे दिखाओ। सो इट इज इनकरेक्ट, आपको उसको दिखाना ही होगा मार्केट वैल्यू पे। क्लियर है ये भी? आई होप इससे जो है आपकी कंसेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन असर्शंस एंड रीजंस। असर्शन मतलब आप कोई चीज को एज अ फैक्ट बता रहे हो, आप कुछ असर्ट कर रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उसमें क्या होता है, दो चीज दिया रहता है, एक तो होता है असर्शन कि कोई कुछ असर्ट कर रहा है, कुछ फैक्ट बता रहा है, मतलब कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा है, सो दैट इज एन असर्शन। और नेक्स्ट दिया रहता है रीजन उसका कि वो ऐसा चीज क्यों बोल रहा है, उसने कोई स्टेटमेंट जो है बताया है एंड वो क्यों बताया, ऐसा क्यों है, उसका एक रीजन दिया रहता है। अब इसमें आपको जो है चार ऑप्शंस जो है दिए रहते हैं, ए बी सी डी। आपको ये बताना होता है कि जो असर्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सो जो असर्शन और रीजन आपको क्वेश्चन में दिया है वो दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया रहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर ऑप्शन सी दिया रहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत है, आर नॉट करेक्ट। और एक जो लास्ट ऑप्शन दिया रहता है वो होता है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो आपको जो है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में दो चीजें दिए रहेंगे, एक होता है असर्शन, एक होता है उसका रीजन, और आपको बताना होता है कि क्या ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एप्लीकेबल है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, सो स्टूडेंट्स प्लीज बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड जो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड में आपको जनरली ये 1-2 मार्क का जो है ये क्वेश्चन दिया ही जाएगा। जब आप 12 में अपियर करोगे बोर्ड एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली वो है आपको देंगे, टेस्ट करेंगे इस पे। सो इसलिए जरूरी है कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन पहले दिया हुआ है, prudence or conservatism concept prescribes that anticipated incomes and gains should be recognized, but anticipated expenses and losses should not be recognized. और फिर reason दिया हुआ है, a fixed asset, say building with book value of rupees 8 lakh has market value of rupees 10 lakh, the difference amount जो कि 2 लाख है should be recognized as gain. So conservatism concept क्या कहता है कि all anticipated expenses and losses should be recognized, लेकिन हम anticipated incomes को कभी भी नहीं दिखाएंगे। So assertion तो यहाँ पे जो है वो गलत है। और reason यहाँ पे भी दिया हुआ है, a fixed asset with book value of 8 लाख has market value of 10 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख एक तरीके से गेन हो रहा था। इस गेन को तो हम बुक्स में नहीं दिखाते बिकॉज हम एसेट्स को तो फिक्स्ड एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, तो ये भी गलत है हमारा। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा में पढ़े थे, दोनों गलत है, ये ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में असर्शन क्या है, इन दी सिचुएशन वेयर law and accounting standards are in conflict, provision of law will prevail. Reason, accounting standards are guidelines for preparing the financial statements, thus not mandatory to be followed. पहले क्या assertion क्या है कि law and accounting standards जहां पे legally हमें कुछ follow करना होता है, हो सकता है कि लॉ हमें बोल रहा है कोई तरीके से आपको कुछ अकाउंटिंग करने, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है उसको डिफरेंट तरीके से करने बता रहा है, तो आप क्या फॉलो करोगे, लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, विच वन विल प्रिवेल, आप फॉलो करोगे लॉ। लॉ विल ऑलवेज सुपरसीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको आप याद कर लो। अगर लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन जीतेगा, लॉ जीतेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करेंगे उस समय फॉलो करेंगे लॉ। तो दिस इज करेक्ट। इसका रीजन क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस एंड दस नॉट मैंडेटरी। ये तो गलत है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मैंडेटरी होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप चाहो तो फॉलो करो, नहीं चाहो तो मत फॉलो करो। सो ऐसा दिस इज रॉन्ग, दिस इज
मैंडेटरी, सो दिस इज रॉन्ग. सो असर्शन तो सही है, उसका रीजन गलत है. कौन सा ऑप्शन है? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी. ठीक है. और जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे ना, आप उसका रीजन भी लिखना. इसमें आप जैसे लिखना कि असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट. क्योंकि आप लिखना व्हाई इज द रीजन इनकरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट मैंडेटरी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर आल्सो मैंडेटरी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल एज इक्वली एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या हो रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहीं कहीं फ्लेक्सिबल है, जहां पे क्या है, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल. तो इसमें जैसे क्या होगा, इसके एग्जांपल आप ऐसे समझो, वापस से डेप्रिसिएशन का जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है वो ले, कि आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है. तो जहां पे अलग अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नहीं बोलता आपको यही एक मेथड फॉलो करना ही होगा. इफ देयर आर अल्टरनेटिव्स आप कर सकते हो फॉलो. फिर रीजन में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल बट अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर. तो ये अपने को कौन बोल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल बट अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड ईयर. ये तो हमें कंसिस्टेंसी बता रही है कि आप एक बार एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर लिए, यू शुड फॉलो दैट ईयर आफ्टर ईयर. तो जो है तो ये भी सही और ये भी सही है एक तरीके से. फैक्चुअली तो दोनों ही सही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने एक बार जो अडॉप्ट कर लिया, अगर आपने एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप फॉलो करने लगे तो आप उसी को हर साल जो है कंटिन्यू करो. बट ये क्या कह रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल. तो है ये दोनों करेक्ट, बट इसका जो है एक्सप्लेनेशन इससे निकल के नहीं आ रहा है. ये दोनों चीज कुछ जो है अलग अलग चीज है. बोथ आर करेक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? So both assertion and reasons are correct, but reason is not the correct explanation. So इसका मतलब the answer is A. क्योंकि this is not justifying the assertion. है तो ये सही, reason is correct, but it is not justifying the assertion. ठीक है. चलिए देखते हैं next question. Assertion based on the going concern concept, assets are valued at the market value. Based on the going concern concept, assets are valued at the market value. ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ये तो कॉस्ट पे मेजर होता है एसेट्स, है ना. कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना एसेट्स. और ये कौन सा कंसेप्ट है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, दोनों ही बात कहती है. और रीजन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू दी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज मे बी चेंज एवरी ईयर. ये भी गलत है. कंसिस्टेंसी तो बोलते हैं कि आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी पे टिके रहो. तो दोनों ही गलत है, रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है ना. तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जब दोनों ही गलत होते हैं? वापस से देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. यहाँ पे ना बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट, असर्शन both debit and credit aspects of a transaction are recorded in the books of account. ये तो सही है. ये तो डबल एंट्री सिस्टम कहती है. डुअल एस्पेक्ट है ना, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ना. ये असर्शन तो सही है. अब रीजन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स हैविंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ इक्वल अमाउंट. अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स हैविंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ इक्वल अमाउंट. ये भी सही है. और हम क्या बोल रहे थे? ये हमें कौन बता रहे? डुअल एस्पेक्ट बता रहे. तो बेसिकली दिस इज करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ऑप्शन बी हो गया. ये समझ आ रहे हैं ना बच्चों कैसे सॉल्व करने इस टाइप के क्वेश्चंस? ट्रिकी है, तो थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज बेस्ड ऑन, ये है असर्शन. क्या है असर्शन? द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ हार्मोनाइजिंग द डाइवर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय डिफरेंट बिजनेस फर्म्स. ठीक है, दिस इज करेक्ट. इज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी. सही है.
Reason accounting standards are the guidelines for preparing the financial statements. Accounting standard is based on the necessity of harmonizing the diverse policies and practices adopted by different business firms. And accounting standards are the guidelines for preparing the financial statements. ये तो बातें जो है ये तो ऐसा लग रहा है ये दोनों फीचर्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, ये दो जो है फीचर्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, पर इससे इसका रीजन तो क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है ये तो रीजन नहीं बता रहे. दीज आर फैक्चुअली करेक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना. ये तो दोनों करेक्ट है, दोनों एक तरीके से दे आर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो इसलिए हम वापस ही ए था ना, both assertion and reason are correct but reason is not. तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन 6 इज ऑप्शन ए. क्लियर है ये भी. नेक्स्ट देखिए, assertion क्या है, sole proprietorship firm can prepare the financial statements without following the principles laid down in the accounting standards. ऐसा क्या सही है? हमें चॉइस मिल रहा है, हम चाहे तो फॉलो करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नहीं चाहे तो नहीं फॉलो करें, ऐसा तो नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो तो मैंडेटरी है ना अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो. सो दिस इज इनकरेक्ट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रीजन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. ये गलत है. सो बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट. कौन सा था? ऑप्शन सी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट. क्लियर है? आई होप आपका भी यही आंसर है. नेक्स्ट देखिए, assertion, the principle of consistency is especially important where equally applicable accounting policies exist. Principle of consistency is important where equally applicable accounting policies exist. ये तो सही है. अगर दो पॉलिसीज है जो एक तरीके से सेम है तो उसके लिए और भी ज्यादा क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट कि आप एक ही पॉलिसी अगर आप सेलेक्ट करो उसी को सालों साल फॉलो करो. आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन एक बार सेलेक्ट हो गया तो इट इज इंपॉर्टेंट यू स्टिक टू वन, है ना. ये यही बोल रहे हैं. और इसमें रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज मे बी चेंज्ड एवरी ईयर. ये तो इनकरेक्ट है. कंसिस्टेंसी तो बोलते हैं कि आप स्टिक करो एक अकाउंटिंग पॉलिसी से. सो एक सही, दूसरा गलत. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी. ठीक है, वापस से इजी है सब. हम अगर लॉजिक यूज करें तो सब चीज का एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ रहा है. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अकाउंट्स में. अकाउंटेंसी इज वेरी वेरी सिंपल. ये मैं आपको पहले क्लास में बता दिया था. एंड आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. जब आप इसमें मार्क्स स्कोर करने लगे और मजा आएगा, है ना. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में assertion क्या है? According to the going concern, it is assumed that the entity will continue indefinitely and there is no intention to close down or scale down its operations significantly. सही जवाब, है ना. और reason, according to consistency assumption, accounting policies once adopted should be applied year after year. Consistency तो यही बोलता है, ये भी सही है. पर क्या going concern से consistency का कुछ ऐसा कुछ explanation निकल के आ रहा है? ये तो नहीं निकल जा रही. दोनों अलग अलग कुछ जो है कंसेप्ट्स है. सो बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट. कौन सा था? ए था ना. ए. बोथ assertion रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ए. लास्ट क्वेश्चन. The concept of full disclosure implies that all material information should be disclosed in financial statements. बराबर है. फुल डिस्क्लोजर तो यही बोलता है हमें. दिस इज करेक्ट. रीजन क्या दिया है? materiality concept holds that information that may influence the decision of the user should be disclosed in the financial statements. This is also correct. ये materiality इसी चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है. So this is also a correct explanation. कौन सा था वो? both assertion and reasons are correct and reason is the correct explanation. So this is B. फुल डिस्क्लोजर जो है वो ये कहता है हमें जितना भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो तो डालना होगा. मटेरियलिटी यही बोलता है जितना मटेरियल इन्फॉर्मेशन है आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन यूजर्स को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. चलिए बच्चों, इसके साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ
our first chapter which is introduction to accounting. अब क्या है, आपकी बुक में हो सकते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं हो सकते, इसको ये अलग चैप्टर्स में दिखाया, बट आई ट्रीट दिस एज वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग एंड आई थिंक यू शुड कवर इट एज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इसलिए जो है मैंने कुछ टॉपिक्स जो है आपकी बुक में उसको दूसरे चैप्टर्स का पार्ट जो है दिखा रखे हैं, बट आई हैव कंसीडर्ड देम एज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इसमें हम अब बहुत सारे जो है टॉपिक्स कवर कर लिए, हमारे कंसेप्ट कन्वेंशन सब क्लियर है. आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इन सारे टॉपिक्स पे. वापस से अगर इनकेस आपकी जो भी डाउट्स है, जो क्वेरीज है, अगर है आप उसको कमेंट पे डालिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा. इनकेस आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हो तो आप मेरा ईमेल आईडी भी ले सकते हो, विच इज vidyan.academy@gmail.com. In case you have some queries and you want to reach out to me directly, you can also email me on vidyan.academy@gmail.com. ठीक है, चलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा था रिलेटिवली, हम यहीं पे एंड करते हैं आज का चैप्टर, और फिर जो अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में.